Good evening and welcome to my channel Project PMYP. So in this series we are practicing most expected questions for UPSC EPFO जिसका एग्जाम आपका 2 जुलाई को होने वाला है. So today we are going to practice questions on industrial relations. Already 5 this kind of questions are being uploaded. उसके बाद मैंने आपके लिए 200 questions की सीरीज लाई थी on industrial relations and labor law. ऑलरेडी 3 वीडियोस हो चुके हैं ऑन करंट अफेयर्स ऑल्सो, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स वन लाइनर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको याद करते चल रहे हैं विथ शॉर्ट ट्रिक्स. आप उस वीडियोस को जाके देख सकते हो. दे आर ऑल इन द प्लेलिस्ट ऑफ ईपीएफओ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो शुरू करते हैं आज की सीरीज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हियर ऑन योर स्क्रीन. हाउ मेनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द केस ऑफ चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ट्रेड यूनियन एज पर ट्रेड यूनियंस एक्ट. ट्रेड यूनियंस एक्ट के अंडर अगर आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो उसकी नोटिस कितने दिन पहले देनी पड़ेगी. ठीक है, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या फिर 16 दिन. कितने दिन की नोटिस देनी है? इट इज 14 डेज. ठीक है, 14 डेज. यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन होने जैसे ऑप्शन ही नहीं थे. अगर यहाँ पे 7 डेज वगैरह होता और आप नहीं पढ़े हो तो शायद कंफ्यूज कर जाते, लेकिन यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है इन सब केसेस में 14 डेज की ही नोटिस होती है. नेक्स्ट, the notice of amalgamation should be signed by whom and how many members of a trade union as per Trade Union Act 1926. amalgamation की जब दो ट्रेड यूनियंस आपके मिलते हैं तो कितने लोगों के द्वारा वो साइन करना है और कैसे होगा? ट्राई टू आंसर दिस. तो ये जो है आपका सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर्स आपके साइन करते हैं इसको. ठीक है, इस नोटिस को कौन कौन साइन करता है? सेक्रेटरी साइन करते हैं प्लस 7 मेंबर्स. और ये जो सेक्रेटरी है, सपोज ट्रेड यूनियन नंबर 1, ट्रेड यूनियन नंबर 2, तो सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर्स इसके, सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर्स इसके, दोनों ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर्स साइन करेंगे. इसके बाद ये रजिस्ट्रार के पास जाएगा और रजिस्ट्रार साहब इसको अप्रूव कर देंगे. ठीक है, इस गठबंधन को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डू नॉट अप्लाई टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के ऊपर कौन सा एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, ऑल ऑफ अबव. ट्राई टू आंसर क्वेश्चन नंबर 3. तो कौन सा एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा? आपके पास तीन एक्ट दिए हुए हैं, तो ये आपके तीनों एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं होंगे. सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव. ठीक है, कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पे कोई भी इन तीनों में से एक्ट एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्ट ऑन विच जनरल फंड्स कुड बी स्पेंड एज पर सेक्शन 15 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. जनरल फंड्स किस पे खर्च करने हैं? क्या आपकी जो ट्रेड यूनियन का जो हेड है उसके ऐशो आराम पे खर्च करने हैं? चलो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं. पेमेंट टू बाय गुड्स रिक्वायर्ड फॉर द एंटरप्राइजेस, payment of employees in factories establishment, the payment of expenses for administration of trade union or any member thereof, या all of above. Try to answer this. ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है यहाँ पे, पेमेंट टू बाय गुड्स. अब भाई एंटरप्राइजेस के लिए गुड्स अगर ट्रेड यूनियन खरीदेगा तो मालिक क्या करेगा? पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन फैक्ट्रीज, भाई एम्प्लॉयज का पेमेंट ट्रेड यूनियन करता है कि आपका जो फैक्ट्री है वो करती है, उसके एस्टेब्लिशमेंट का आपका ओनर करता है. ठीक है, ट्रेड यूनियन थोड़ी ना आपको सैलरी देता है. पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन और एनी मेंबर. अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रेड यूनियन का वो मालिक थोड़ी करेगा, वो तो ट्रेड यूनियन के ही जनरल फंड्स में से होगा. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट, द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज of the union should be prepared for every year ending on dash at per Trade Union Act 1926. जो एनुअल स्टेटमेंट है रिसीट, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लायबिलिटी का ट्रेड यूनियन के, वो प्रिपेयर हो जाना चाहिए हर साल का. कब? एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. वो साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर या 31 दिसंबर. तो वो साल कब खत्म होता है आपका? इट इज 31 दिसंबर. ठीक है, 31 दिसंबर. The annual statement of receipts and all of trade union should be prepared for every year ending on 31st of December. जो साल है वो कब खत्म होगा? 31st on December. Question number 6. On which of the following general grounds
of an office bearer or executive of trade union be disqualified as per Trade Union Act 1926. पहला है has been convicted by court of any offense involving moral turpitude. अगला है has not attained the age of 18 years. अगला है is not working with any establishment. A, B and C. तो आपका कोई ऑफेंस के अंदर वो कन्विक्टेड हो मॉरल टर्पिट्यूड के लिए, या फिर 18 साल का ना हुआ हो, या फिर किसी एस्टेब्लिशमेंट में ही इज नॉट वर्किंग विद एनी एस्टेब्लिशमेंट, किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम ना कर रहा हो. तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे, ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी. सो कौन कौन सा है इसमें? तो आपका अगर वो 18 का नहीं हुआ है तो कैसे भाई आपका बन सकता है बियरर, ठीक है? और इज नॉट वर्किंग विद एनी एस्टेब्लिशमेंट, आपका बी and C are the right answers here. B and C are the right options. Has been convicted by court of any offense. कोई भी offense के लिए नहीं, देखो any लिखा है ना, कुछ particular offenses के लिए ही होता है, सब offenses के लिए नहीं, ठीक है? The copy of every alteration of rules of trade union should be sent to registrar within how many days as per Trade Union Act. अगर आपने ट्रेड यूनियन बनाया और उसके कुछ रूल्स बनाए हैं और रूल्स बनाने के बाद आपने उसको अप्रूव करा लिया, लेकिन आपने उस रूल्स में बाद में कोई ऑल्टरेशन किया, ठीक है, तो वो आपका उसकी कॉपी कितने दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास भेज देनी है एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926. द आंसर फॉर दिस विल बी 15 डेज. 15 दिन के अंदर अंदर आपको भेज देना है इसकी कॉपी रजिस्ट्रार के पास, ठीक है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग disputes are is considered as trade dispute under provisions of Trade Union Act 1926. Any dispute of any person connected with employment, non-employment, condition of labor. 3 ऑप्शन है 1, 2, 3. तो तीनों में से कौन सा सही है? आपका डिस्प्यूट की कैटेगरी में कौन कौन सा आएगा अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो डिस्प्यूट की कैटेगरी में आपका पहला भी आएगा, दूसरा भी आएगा और तीसरा भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ लेबर. इन तीनों से रिलेटेड. आप सोचोगे नॉन एम्प्लॉयमेंट कैसे? देखो जो एम्प्लॉय किया उसी को तो निकालेगा, ठीक है? नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी मेंबर नहीं है कि मतलब नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया. नॉन एम्प्लॉयमेंट किसकी बात हो रही है? जो ऑलरेडी वहां काम कर रहे हैं, ठीक है? अगला, क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल फंड बाय ट्रेड यूनियन अंडर the Trade Union Act is compulsory, optional by donation from political parties. No such provision in the act. क्या है? क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल फंड. पॉलिटिकल फंड के बारे में क्या बातें कही गई हैं? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो ये तो इतना तो थोड़ा आइडिया होगा कि कंपलसरी तो नहीं हो सकता ना पॉलिटिकल फंड बनाना, ठीक है? और इसके बारे में कोई एक्ट ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता. तो ये ऑप्शनल होता है. अगर ट्रेड यूनियन चाहे तो बना सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन से. तो इट इज ऑप्शनल, ठीक? नेक्स्ट, a union whose membership may cover workers employed in many industries, employment and craft is known as industrial union, general union, craft union, region कम industrial level union. देखो ऐसा यूनियन जिसमें कौन कौन मेंबर्स है? कवर एम्प्लॉयड इन मेनी इंडस्ट्रीज, कई इंडस्ट्रीज के, कई अलग अलग डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट्स के, कई अलग अलग क्राफ्ट्स के. मतलब कोई अगर लेबर है, कोई आपका टेक्नीशियन है, कोई आपका पेंटर है, तो अलग अलग क्राफ्ट्स के लोग भी हैं, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के लोग भी हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग भी. तो उस तरह के आपके ट्रेड यूनियन को क्या कहते हैं? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. इट इज, देखो क्राफ्ट यूनियन तो जब सेम क्राफ्ट में हो, इंडस्ट्रियल यूनियन जब सेम इंडस्ट्री में हो, रीजनल यूनियन जब सेम रीजन का हो, इट इज जनरल यूनियन. क्वेश्चन नंबर 10, द ऑप्शन इज बी, ठीक है? अगला, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर certified under Industrial Employment Act 1916 may be referred to application or interpretation of standing orders under Industrial Employment 1916 is referred to what? Industrial Tribunal, Labor Commissioner, Labor Court, Industrial Employment Code. Question number 11 is on your screen. So it is related to, yes, it is related to Labor Code. ठीक है? अगला, a copy of all standing orders as finally certified as per the Industrial Employment Act shall be filed by certifying officers in register in the prescribed form maintained for the purpose, and certifying officer shall furnish a copy thereof to any person applying
तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, साफ साफ यही लिखा है जो स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपी है वो कब सर्टिफाइंग ऑफिसर उसको देगा, किसी को कब देगा, थ्रू एम्प्लॉयर, थ्रू कोर्ट, on free of cost, on payment of prescribed fee according to स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1946। जब मैंने आपको स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट कराया है उसमें ये क्लियरली बताया है कि कब देगा, जब फी दी जाएगी, एक फी होगी, टोकन मनी होगा, वो अमाउंट जब वो इंसान देगा तब उसको वो मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस को तब एक कॉपी दे देगा कौन, सर्टिफाइंग ऑफिसर। ठीक है, अगला, standing orders finally certified under Industrial Employment Act of 1946 shall not be liable to modification except on agreement between employer and workman until the expiry of how many months from the date on which standing orders or the last modification thereof came into operation। ये भी मैंने कराया था, मुझे अच्छे से याद है, 1946 वाला जब एक्ट बनाया था। क्या कह रहा है ये कि कोई भी मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, तो वो कितने टाइम के बाद पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लास्ट मॉडिफिकेशन से या फिर ऑपरेशन में आने से पहले, तो कितने टाइम बाद नहीं है, 6 महीना, 3 महीने, 12 महीने या फिर 9 महीने। ट्राई टू आंसर दिस, द आंसर फॉर दिस इज 6 मंथ। 6 महीने के बाद आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते स्टैंडिंग ऑर्डर्स में। ठीक है, नेक्स्ट, the employer may apply for modification in standing orders before the expiry of 6 months by annexing dash copies of proposed standing orders as per Industrial Employment Act of 1946। चाहे एम्प्लॉयर चाहे आपका एम्प्लॉय अगर मॉडिफिकेशन करना है तो 6 महीने के अंदर करना है। ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की सहमति से होगा। तो कितनी कॉपीज एनेक्स करनी है आपको, एम्प्लॉयर को कितनी कॉपीज लगेंगी, 4, 5, 6, 7। द नंबर ऑफ कॉपीज विल बी, yes, the number of copies will be 5, so answer is B। ठीक है, question number 15, in which language should be the text of standing orders posted on notice board as per Industrial Employment Standing Orders Act of 1946। किस लैंग्वेज में होना चाहिए, इंग्लिश, और दैट इज अंडरस्टूड बाय मेजॉरिटी ऑफ वर्कमैन, ओनली इंग्लिश, लैंग्वेज एज अंडरस्टूड बाय वर्कमैन, या नन ऑफ अबव। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ किस भाषा में होना चाहिए। तो आपकी इंग्लिश या फिर विच इज अंडरस्टूड बाय मेजॉरिटी ऑफ वर्कमैन। ठीक है, ऐसी भाषा जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कमैन समझ सके। ठीक है, केवल इंग्लिश में तो कर नहीं सकते, केवल लैंग्वेज में तो कर नहीं सकते, तो दोनों में होना चाहिए। ठीक है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर shall apply for the period commencing on the date on which act became applicable to an industrial establishment and ending with the date on which standing orders as finally certified under the Industrial Employment Act came into operation, except which of the following 2 states। ठीक है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर किन 2 स्टेट्स में आपके ये वाला जो एक्ट है एप्लीकेबल नहीं है, हरियाणा पंजाब, महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात, एंड मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। So question number 16 is on your screen. So it is applicable in all states except जो सबसे बड़े 2 आपके जायंट्स हैं, एक तो आपका महाराष्ट्र और एक आपका गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An employer who does any act in contravention to standing orders finally certified as per Industrial Employment Standing Orders Act for his industrial establishment shall be punishable with fine which may extend to dash rupees, and in the case of continuing the offence with further fine may extend to dash rupees for every day after the first during the offence continues। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी एम्प्लॉयर अगर किसी भी स्टैंडिंग ऑर्डर के एक्ट को कॉन्ट्रावीन करता है, उसके खिलाफ जाता है, तो कितना फाइन देना पड़ेगा, और जितने दिन तक खिलाफ जाएगा उतने दिन के लिए और एडिशनल कितना फाइन देना है। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। So the fine will be, it is ₹100 और हर दिन का 25 रुपया। ठीक है, 100 रुपया पहले आपको देना है, फिर अगले दिन भी आपने सेम गलती की तो फिर 25 रुपया, फिर अगले दिन सेम गलती की तो फिर 25 रुपया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 is on your screen. If any question arises on application of interpretation of standing orders certified under Industrial Employment Standing Orders Act of 1946, any employer or workman or trade union or other representative body of the workman may refer the question to any of one of the following। देखो,
अगर स्टैंडिंग ऑर्डर का कोई भी इंटरप्रिटेशन करना है तो कौन करेगा? क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, इतने बड़े-बड़े क्वेश्चंस हैं, मीनिंग बहुत सिंपल सी है, तो इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 18। तो कौन करेगा? देखो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अब यही करते रहेंगे। तो लेबर कोर्ट कंस्टिट्यूटेड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, the objection with the workman may desire to make draft standing orders to be submitted to certifying officer within dash days from receipt of draft standing orders from the certifying officer as per Industrial Employment Act Standing Orders 1946। क्या कह रहा है? कोई भी ऑब्जेक्शन है अगर स्टैंडिंग ऑर्डर्स को लेके, ठीक है, तो वो कितने दिन के अंदर सबमिट करनी है? 12 दिन, 30 दिन, 9 दिन या 15 दिन? ट्राई टू आंसर क्वेश्चन नंबर 19 हियर। So the answer for this is, यहाँ पे भी कितने दिन है? 15 दिन, ठीक है। 15 डेज के अंदर अंदर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है वो सबमिट कर देनी है। किसको? सर्टिफाइंग ऑफिसर, ठीक है। If an employer, workman, trade union is aggrieved by order of certifying officer, then he may appeal to the appellate authority within how many days as per Industrial Employment Act of 1946। हर जगह आपके सर्टिफाइंग ऑफिसर ही हैं, चाहे वो ड्राफ्ट भेज रहे हैं, चाहे वो उसको अप्रूव कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी केस में वो जाने अनजाने में किसी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को की भावनाओं को हर्ट कर दे, ठीक है। तो जो एग्रीव्ड है, जो हर्ट हुआ है, वो जा सकता है आपके एपिलिएट अथॉरिटी के पास कितने दिन के अंदर अंदर? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 20 हियर। सो द आंसर फॉर दिस विल बी, कितने दिन के अंदर जा सकता है? इट इज 30 डेज। जो एग्रीव्ड है वो एपीलेट अथॉरिटी के पास 30 दिन के अंदर अंदर जा सकता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, काइंडली हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम नोटिसिंग दैट जितने लोग वीडियो देखते हैं उसमें से केवल 1% लोग या वो भी नहीं सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। सो प्लीज हेल्प मी ग्रो इफ यू वांट, इफ यू आर लविंग माई वीडियोस। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद एंड कीप प्रिपेयर्ड।